हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। माई सेल्फ सुनील यादव। हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेक्शन आज आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। जितना भी हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th के फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पहले चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उनकी डेरिवेशंस, फार्मूलों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विद कॉन्सेप्ट्स जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको करने के बाद जो है वो क्वेश्चंस की लेक्चर लेकर के आएंगे और उन क्वेश्चंस को और इसको करने के बाद तुम एग्जाम के सारे ही क्वेश्चंस कर पाओगे, ऐसा मतलब पूरा हमारा अनुमान है। ठीक है, तो आइए चलिए बिना देरी करे हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा आखिर तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है लेक्चर आपके लिए। हम लोग जो है फार्मूलों को समझने की कोशिश करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा सिलेबस डिस्कस कर लें। मतलब हमारा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस के ये सारे पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये मतलब हमारा पहला इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और तीसरा गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, 3 सेक्शन जनरली इस चैप्टर में होता है। पहला कूलॉम फोर्स के बारे में डिस्कशन होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी में आ जाती हैं, और लास्ट सेक्शन इसका होता है गॉस थ्योरम। तो ये पूरा तुम्हारा बेटा सिलेबस है, सीबीएसई का सिलेबस यही है और यही आईएससी में भी लगभग सिलेबस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और सारे ही पॉइंट्स हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन कर करके। फालतू की बातें नहीं करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी उन्हीं की बातें करेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली इसको करने के बाद एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर ध्यान से चीजों को सुनोगे तो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। सिलेबस हमारा पहली बात इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, एक महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है तो बहुत सारी चीजें तुमने इतने दिनों में कुछ ना कुछ सीख ही लिया होगा। तो मैं एकदम से बेसिक से नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना टाइम आपके पास भी नहीं है और ऑब्वियसली मेरे पास भी नहीं है। तो हम लोग जो है वो टू द पॉइंट बातें ही करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारी पहली टॉपिक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बातें सबको पता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के इफेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली, वो आपको पता होगी, वो मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड 2 बातें आपको जरूरी है जो जानना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो आती है बेटा, उसमें एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अच्छा, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलॉम्ब होती है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, कूलॉम्ब होती है, राइट। चार्ज की एसआई यूनिट जो होगी, राइट, वो क्या होगी, कूलॉम्ब होगी। कूलॉम्ब को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम्ब होगी, इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, क्वांटाइजेशन में जेड भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग है कि कोई भी बॉडी पे जो चार्ज हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, इस पे अगर हम कोई भी चार्ज दे रहे हैं तो जो भी चार्ज इसके ऊपर गया होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, ई, और इसी के मल्टीपल यानी एनई के फॉर्म में कोई भी चार्ज गया होगा। क्योंकि चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे आप प्लस और माइनस सिंबल भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो कंप्लीट फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी हमारा जो ये सिस्टम है यानी बॉडी है और इसकी जो सराउंडिंग है, इसके बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं, ये एन उनका नंबर है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आता है। इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के अंदर आते हैं तो बॉडी पे चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव आता है। एन हमेशा मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके होगा, इन फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। कई बार इस पे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसी बॉडी पे अगर 5.5 कूलॉम्ब का चार्ज है तो बताइए, पॉजिटिव चार्ज है तो बताइए उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किए गए होंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है तो क्यू की जगह क्या लिखो, प्लस 5.5, राइट, और उसके बाद एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे प्लस ही आप ले लीजिए। एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए वो पूछा गया है, और ये ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू, नॉट साइन, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो होती है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम्ब, ये सबको पता है। तो आप इसको सॉल्व करके और आसानी से एन की वैल्यू निकाल सकते हो। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर किए गए होंगे उस बॉडी पे 5.5 कूलॉम्ब का चार्ज बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका ये फायदा है, मतलब इस फार्मूले को इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसका क्या मतलब होता है, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, चार्ज को सिर्फ हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कभी भी देखा जाए तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है बेटा, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो चार्ज से रिलेटेड इतनी बातें आपको आना चाहिए। चार्ज बेसिकली देखा जाए तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे एक्चुअल चार्ज जो होता है Q, वो क्या होता है प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाता है Q बराबर -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज है। उम्मीद है ये सबको आता ही होगा, इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो अगली बात आती है वो है कूलॉम्स लॉ। चार्ज की ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। अच्छा, इससे एक रिलेटेड बात मैं और बता दूं, किसी भी बॉडी पे चार्ज करने के क्या तरीके होते हैं, तो इसमें 3 तरीके फॉलो किए जाते हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके फॉलो किए जाते हैं, 3 तरीके फॉलो किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। जैसे मतलब मान लीजिए हमारे पास एक कोई बॉडी है, वो पहले से ही चार्ज है, राइट, और दूसरा होता है दूसरी कोई बॉडी है जो न्यूट्रल है। तो अब तुम इनको आपस में अगर कांटेक्ट में ला दोगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होना शुरू कर जाता है। इसको चार्जिंग बाय कांटेक्ट कहा जाता है। और ध्यान रखने की बात क्या है, इंपॉर्टेंट जो बात है कि अगर ये दोनों बॉडी कंडक्टर की हैं और आइडेंटिकल है, तो ध्यान रखने की बात है कि इस पे जो भी चार्ज था शुरू में, इस पे जो भी चार्ज था शुरू में, भाई इस पे मान लो Q चार्ज था, इस पे 0 चार्ज था, तो जब दोनों को इक्विलिब्रियम में जब आएंगे, कांटेक्ट में लाओगे, चार्ज ट्रांसफर करेगा, जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे तो कितना कितना चार्ज इन पे रह जाएगा। आंसर है दोनों का चार्ज आप जोड़ करके इक्वली डिवाइड कर दो। तो ध्यान रखना है चार्जिंग बाय कांटेक्ट में ये बात इंपॉर्टेंट होती है, वेन एवर चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर देन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इक्वली डिवाइड्स, राइट। कब, जब बॉडीज आइडेंटिकल होती हैं और कंडक्टर की बनी होती हैं। क्वेश्चन अक्सर इसी पे आएगा, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिकल बॉडीज दिया होगा और वो आपस में कांटेक्ट में लाई जाएंगी, तो हो सकता है पहली चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, ऐसा भी हो सकता है कि उस पे अलग चार्ज है इस पे अलग चार्ज है, ऐसा भी पॉसिबल है। भाई मान लो इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था, दोनों को आपने कांटेक्ट में लाया, आफ्टर इक्विलिब्रियम कितना कितना चार्ज दोनों पे रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2 कर देना है, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2 कर देना है। इतना चार्ज पहले पे भी रहेगा, इतना ही चार्ज दूसरे पे भी रहेगा। ये फार्मूला कहां से आता है, तो ये फार्मूला आता है बेसिकली जब हम कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, वहां से निकल करके आता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। जब कभी भी दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में लाई जाती हैं तो उनका पोटेंशियल डेफिनेटली क्या हो जाना चाहिए, सेम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस वजह से जब ये प्रूव होता है तो रिजल्ट आता है। क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली इस पे बेस्ड बनेंगे, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, तो चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग की बात कर रहा हूं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है, दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये फंडामेंटल मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तीसरा मेथड क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में टच में नहीं लाते, एक बॉडी के बहुत ही करीब कोई दूसरी चार्ज बॉडी लेकर के आ जाते हैं, कोई दूसरी चार्ज बॉडी लेकर के आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्फीयर था, ग्लास का कंडक्टर का स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर। ऑब्वियस सी बात है पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही आपने ये रॉड, चार्ज रॉड इसके पास लेकर के आएंगे, तो ये रॉड इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इस तरफ क्या आ जाएंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज, और बदले में इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर शिफ्ट हो गए तो नेगेटिव, और जिधर से आगे उधर की तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसको क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन, कि ये पोलराइजेशन हो गया। और ये दूर दूर से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन हो रहा है, या अगर नेगेटिव लाते तो ये रिपल्सन होता, नेगेटिव इधर चला जाता, पॉजिटिव इधर आ जाता। जैसे ये ग्लास की रॉड अगर नेगेटिव होती तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाते तो इधर नेगेटिव आता, और इधर की तरफ क्या आ जाता, पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर ये कंडक्टर है तो ध्यान रखने की बात है, इस पे अगर +Q चार्ज है तो यहाँ पे -Q चार्ज इंड्यूस होता है, और इसको +Q चार्ज इंड्यूस होता है। यानी कि इंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट बाय द अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ द एग्जिस्टिंग चार्ज, नियर बाय एग्जिस्टिंग चार्ज। ठीक है, ये जो नियर बाय में चार्ज है, इसके अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग चार्जेज हमको देखने को मिल जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको इतनी सी आइडिया बस पता होना चाहिए कि हम एक कोई चार्ज बॉडी दूसरे न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर के जाएंगे, तो इस तरीके से इंडक्शन देखने को मिलता है। इंडक्शन में चीजों को बहुत पास होना पड़ता है। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई। अगर बहुत दूर दूर होंगे तो इंडक्शन नहीं होगा, और उस केस में इन दोनों चार्ज को क्या कहा जाता है, पॉइंट चार्ज। कोई भी दो चार्ज जो बहुत दूर दूर होते हैं, या कोई भी दो बॉडी जो बहुत दूर दूर होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पॉइंट मास। और चार्ज है तो क्या कहा जाएगा, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के केस में कभी भी इंडक्शन नहीं होता। ठीक है बेटा, पॉइंट चार्ज के केस में कभी भी इंडक्शन नहीं होता। तो अगला जो सेक्शन है हमारा, कूलॉम्स लॉ। बेटा कूलॉम्स लॉ के लिए ये कंडीशन भी है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के लिए ये कंडीशन भी है। कूलॉम्स लॉ पे पीछे चलना पड़ेगा हमको, ये था कूलॉम्स लॉ, राइट। तो कूलॉम्स लॉ की ये कंडीशन होती है कि कूलॉम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है।
कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। क्या कहता है ये कूलॉम्स लॉ? बहुत ही बेसिक सी बात है। ये कहता है कि कभी भी दो पॉइंट चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव निगेटिव हो, ठीक है, निगेटिव निगेटिव हो, अगर दो पॉइंट चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो लाइक चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस भी रिपल्सन, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन। ये बात सबको आती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेम फोर्स से अट्रैक्शन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। भले ही ये चार्ज अलग अलग हो, ये चार्ज Q1 हो, ये चार्ज Q2, बट बेटा फोर्स क्या लगता है? सेम लगता है। वो यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, हर जगह होगा। यानी कभी भी कूलॉम्स लॉ कहता है कि दो पॉइंट चार्जेज अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। ये जो दोनों चार्ज हैं, इनके सेंटर से सेंटर की कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो वो डिस्टेंस स्मॉल आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे इक्वली लगाएंगे, भले ही ये चार्ज अलग अलग हैं। तो ये जो फोर्स होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड से, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। मॉड लगाने का मतलब है चार्ज का साइन यहां पे कंसीडर नहीं करना है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, और ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर मेजर होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसके बारे में जानते होंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर इस पूरे की वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है? 9 × 10⁹। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की आपसे यूनिट पूछ ली जाती है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी बताइए जरा। इस पूरे रेशियो की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट तुम क्या निकालोगे बताओ? इस पूरे की यूनिट क्या निकालोगे? ये फोर्स है तो न्यूटन, ये r² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों चार्ज नीचे जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछा जाएगा तो क्या होगा? इसी को पलट लीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट है जो पूछ ली जाती है। फिलहाल के लिए ये कूलॉम्ब फोर्स का फार्मूला है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 /r²। मॉड लगाने का मतलब है फार्मूले में चार्ज बगैर साइन का रखा जाएगा, केवल वैल्यू रखनी है, आपको साइन नहीं रखना है, ठीक है बेटा, बात समझ में आई। और अगर मान लो, अच्छा एक चीज और है, ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब ये जो दोनों चार्ज आपने लिए हैं, इन चार्ज के बीच में ये जो मीडियम है वो एयर हो। जब ये एयर मीडियम होता है तब जाकर के ये फार्मूला लगता है। अगर कोई दूसरा मीडियम डाल दिया जाए, एयर या वैक्यूम के लिए होता है, ठीक है, कोई दूसरा, जैसे मान लो दोनों चार्ज उठा करके वाटर में डाल दिए जाए, तो उस केस में बेटा क्या होगा कि उस मीडियम का एक टर्म होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको पता ही होगा। तो आपको देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी मैं चाहूं तो आपको 15-20 मिनट पढ़ा सकता हूं, बट उसको करने का यहां तनिक भी जरूरत नहीं, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए जो पूछा जाएगा डायरेक्टली हम उसी पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। हर एक मीडियम का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जैसे हर एक मीडियम की अलग अलग डेंसिटी होती है, वैसे ही हर एक मीडियम का क्या होता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अलग अलग जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो किसी मीडियम में जब तुम डाल दोगे, जब किसी मीडियम में डाल दोगे दोनों चार्जेस को, तो जो फोर्स होता है वो बदल जाता है और नीचे क्या आ जाता है? के आ जाता है। उस फार्मूले में नीचे क्या आ जाता है? के आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? अब जो है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स एयर में लगेगा, ये फोर्स मीडियम में लगेगा। मीडियम में फोर्स का फार्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 /r²। K का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैसे कैसे निकलता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का निकलता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकलता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का निकलता है। आपको ये छोटे छोटे टर्म्स आते होंगे, डेफिनेटली आते होंगे, इतनी बार तुमने प्री बोर्ड दिया, यूनिट टेस्ट दिया, हाँ, तो ये एटलीस्ट इतना तो तुमको आता ही होगा। जब फंडामेंटल लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं तो हर एक छोटी छोटी बात पे लगभग 15 मिनट डिस्कस किया जाता है। इतना टाइम अपने पास नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। तो K = एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब ध्यान देने की बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है K की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? एयर या वैक्यूम के लिए। K की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए कितना होती है बेटा? 1 होती है। K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है किसके लिए? किसी भी दूसरे मीडियम के लिए, किसी भी दूसरे मीडियम के लिए। वजह इसकी ये है, क्योंकि किसी भी दूसरे मीडियम का ये जो एप्सिलॉन होता है, किसी भी दूसरे मीडियम का जो एप्सिलॉन होता है वो क्या होगा बेटा? एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा? वो लेस, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में अगर तुम कंपैरिजन करोगे, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में कंपैरिजन जब करोगे, एयर के लिए ये फोर्स सबसे ज्यादा होगा, दूसरे किसी मीडियम में जाओगे फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन क्या? एप्सिलॉन। एयर के लिए K की वैल्यू 1 होगी,
ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। किसी दूसरे की मीडियम के लिए उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि ऐसा कुछ होता है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम या एयर की सबसे ज्यादा होती है, किसी दूसरे मीडियम की कम होती है। ध्यान रखने की बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है वो एयर में ही लगता है, या वैक्यूम जो भी कह लो। किसी भी दूसरे मीडियम में जाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। एयर या वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। क्या रिलेशन होता है इनमें, तो मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो एयर में लगने वाले फोर्स का डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। क्यों के टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे के आता है इस फार्मूले में। देखो ये एयर का फोर्स था और ये मीडियम का फोर्स था, तो इसलिए नीचे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये जो सामने फार्मूले लिखे हुए हैं, एक पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, ये आना चाहिए। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी, वैसे बहुत रेयर चांसेस हैं। हाँ, के की वैल्यू ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग सवालों में जब हम चलेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। के की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है एयर या वैक्यूम के लिए, किसी दूसरे मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, कूलॉम्स लॉ के बारे में आपने समझ लिया। अब अगली जो बात थी वो है सुपरपोजिशन लॉ। अपने सिलेबस के हिसाब से क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ही छोटी सी बात है, कुछ इस तरीके से, ये इसका स्टेटमेंट है और इसका जरा डायग्राम देखिए, कुछ इस तरीके से होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या बताया जाता है कि किसी भी चार्ज पे उसके बगल में जो चार्जेज होते हैं वो फोर्स लगाते हैं। भाई ये चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस फोर्स की वैल्यू हमने क्या दे दिया, F1। इस फोर्स की वैल्यू हमने क्या दे दिया, F2। तो इस चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इन दोनों के वेक्टर एडिशन से लिखा जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है वो बीच से होकर के जाएगा। तो ये जो वेक्टर एडिशन वाली बात है, इसी को सुपरपोजिशन कहा जाता है। यानी कि सुपरपोजिशन लॉ कहता है कि किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर एडिशन से लिखा जाता है। यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस जितने भी होंगे उनके सब वेक्टर सम के बराबर होता है। और एक चीज और है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करता है। इसको हटा दोगे तो भी F1 वैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा तो भी F1 ऐसे ही रहेगा। इसके आने से या ना आने से क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बदलती है। बात समझ में आ रही है आपको। तो किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, और नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे वेक्टर एडिशन से लिखा जाता है बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये इसका स्टेटमेंट है, ये फार्मूला है, ये डायग्राम है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम लोग अगली बात चीज जो कर लेते हैं वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कई बार। देखो एक होता है पॉइंट चार्ज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में भी 3 तरह के चार्जेज होते हैं। चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जो है वो हम लोग जो 3 तरह के जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वो कुछ इस तरीके से देखते हैं कि चार्ज किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज किसी प्लेट वगैरह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और चार्ज किसी स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब किसी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे प्लेट है, प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसे क्या कहोगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और पूरे अंदर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे आप, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होती है बेटा, और 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 तरह का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई रॉड है मान लो जिसकी लेंथ हम लोगों ने कुछ लिया, इस पे कुछ चार्ज दिया, ठीक है, तो इस पे चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपको करना यह है कि इस रॉड का अगर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो मान लो dq है, और इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ क्या है बेटा, dl है। तो आपको क्या करना है, ये जो dq है और ये जो dl है इसको डिवाइड कर लेना है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम्ब पर मीटर, कूलॉम्ब पर मीटर। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूज क्या होगा, अगर तुम्हें लैम्डा पता है तो लैम्डा का मतलब क्या है, कूलॉम्ब पर मीटर, यानी चार्ज 1 मीटर के लेंथ में। तो अगर 2 मीटर के लेंथ में चार्ज निकालना है तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा। x मीटर के लेंथ में चार्ज निकालना है तो लैम्डा x, dx मीटर के लेंथ में चार्ज निकालना है लैम्डा dx। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे लैम्डा पता है तो हम क्या करेंगे, जितने भी लेंथ में चार्ज निकालना होगा आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये लैम्डा का इस्तेमाल है। आगे हम प्रूविंग जब करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सरफेस है, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आप इसका एक छोटा सा एरिया लेंगे। ठीक है, छोटा सा एरिया लेंगे, और ये जो छोटा सा एरिया है अगर वो dA है बेटा, छोटी सी एरिया क्या है, ये छोटी सी एरिया क्या है, dA है। तो ऑब्वियस सी बात है इस dA में एक छोटा सा चार्ज होगा dq, तो आपको क्या करना है, dq को dA से डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो सिग्मा है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिट होगी कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर।
फायदा इसका भी वही है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में चार्ज सिग्मा है, तो 2 में क्या होगा 2 सिग्मा। हम कह रहे हैं ए एरिया में चार्ज क्या होगा, सिग्मा ए, तो डी एरिया में क्या चार्ज होगा, सिग्मा डी ए। तो ये छोटे छोटे चार्जेस को कैलकुलेट करने का, डी क्यू निकालना है कभी छोटे से एरिया में, आप इससे निकाल सकते हो, यहां से चेंज करोगे तो भी वही आ जाएगा। आ जाइए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को चार्ज जो होगा वो किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज जो होगा वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो किसी वॉल्यूम में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फीयर है, कोई स्फीयर है हमारे पास, सपोज दैट कोई स्फीयर है हमारे पास, और उसमें चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम के अंदर, ये पूरा वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई क्यूब है कुछ भी है ना, उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल चार्ज, एक छोटा सा टुकड़ा आप लीजिए, इसका आप एक क्या लीजिए, छोटा सा टुकड़ा लीजिए। लेट्स से कि हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया और इस छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम क्या है dv, और उसमें चार्ज कितना है dq। तो आप क्या करेंगे, dq बाई dv करेंगे, और इसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कहा जाता है। तो रो बराबर क्या आएगा, dq बाई dv आएगा, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। रूल यूज इसका भी वही है, इसका भी यूज वैसे ही किया जाएगा जैसे हम लोग सिग्मा और रो का सिग्मा और लैम्डा का कर रहे थे, ठीक है। तो इतनी सी बातें हो गई हमारे पास किससे रिलेटेड, कूलम्ब फोर्स से रिलेटेड। कूलम्ब फोर्स पे क्वेश्चंस करेंगे जब, तो क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग न्यूमेरिकल से लेंगे, अभी फार्मूलों का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फार्मूलों के बारे में हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है बेटा। फार्मूले ये बहुत हेल्पफुल होंगे, ध्यान रखना, जितना भी फार्मूले बता रहा हूं इसको बस आप समझते हुए चलिए, क्वेश्चंस एक भी नहीं बचेगा जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी तो बहुत तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट अभी हमें एग्जाम ओरिएंटेड सारी बातें करनी है, एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बचेंगे, क्योंकि तुम जब लेक्चर में जाओगे, जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने वाले हैं उस लेक्चर में जब जाओगे, उसमें लगभग हम लोगों ने लगभग हमको लगता है कि 2 घंटे की वीडियोस है उसमें बनेगी, और उसमें इतने क्वेश्चंस हम कर लेंगे कि एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आपके वहां से बन जाएंगे। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट और फार्मूले और डेरिवेशंस की चर्चा सिर्फ और सिर्फ करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कवर अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़े हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, फील्ड मतलब स्पेस, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग कोई भी पॉइंट जब लेते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात अगर हम करें, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जाए, मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे क्या होगी, इस चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाया उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ई जो होगी इस चार्ज के वजह से कितना होगी, तो अगर बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, इस पॉइंट से इस चार्ज के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर, तो इस जगह पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखी जाती है बेटा, उसका फार्मूला है 1/4πε0 मॉड ऑफ क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो चार्ज है, इस चार्ज का आप क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, एंड डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। तो मॉड ऑफ क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू बता चुका हूं आपको, 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगली बातचीत अगर हम करें, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगली बातचीत अगर हम करें तो बात को समझिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की वजह से ही लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही लगता है। जैसे आपने कोई चार्ज यहां पे लिया, जैसे आपने कोई भी चार्ज यहां पे लिया, तो इसने यहां पे क्या बना दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया होगा। यहां सिर्फ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस चार्ज ने क्या बना दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया होगा। अब जब कोई दूसरा चार्ज फ्यूचर में यहां लेकर के तुम आते हो, जैसे मान लो कोई भी चार्ज लेकर के आते हो, Q0 चार्ज लेकर के आते हो, तो ये जो Q0 है ये इसकी वजह से एक फोर्स महसूस करता है। तो वो फोर्स क्या लिखा जाता है, आंसर है F = QE। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही यहां से चलती है। देखो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसके फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आना ही चाहिए। और चार्ज के ऊपर लग रहा है, चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ज्यादा होगी, तो चार्ज के वैल्यू से भी ये क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी F बराबर क्या होना चाहिए, Q × E। वास्तव में ये जो फार्मूला आया हुआ है ना, वो यहीं से आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है F/Q के। तो आप पहले F निकालते हैं, और F आपको पता ही है कितना आता है, 1/4πε0, और इस केस में बात करें कैपिटल Q Q0 या कैपिटल Q × Q डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस, ये जो कुछ भी होगी क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, और नीचे जब Q डालोगे तो ये Q से Q कट जाता है, और रिजल्ट तुम्हारे सामने है 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला होता है वो इसी डेफिनेशन से आता है, और ध्यान रखना दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है।
चार्ज देकर के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो आपको ये फार्मूला लगा देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के फोर्स पूछा जाए तो आपको ये फार्मूला लगा देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये नीचे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज हम रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ये बात सबको पता है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इसमें हमने कोई चार्ज रखा, तो चार्ज तो दो तरह के हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू होती है F बराबर Q इंटू E। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला ये है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चर्चा करते हैं। देखो ये सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, जितना भी पॉइंट सिलेबस में हम वही सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, जितना एग्जाम में सीधे सीधे बात बन जाएगी उनकी हम बातचीत कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेटा इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस। ये इमेजिनरी लाइन है जो वहां पे बनाई जाती हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है तो वहां लाइंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लाइट होती है, सन की लाइट आप लाइंस से रिप्रेजेंट करते हो, एरो से रिप्रेजेंट करते हो, रेज से रिप्रेजेंट करते हो। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो लाइंस होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, इसके बाद तो तुम जानते होगे, मेन जो बात है हम उसकी चर्चा कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पहली प्रॉपर्टी क्या है, The direction of the net electric field at any point is tangent to the electric field line। इस बात का मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है, मान लो ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है जब आप यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और ध्यान रखना है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कहीं लिखा है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बनाई जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट का मतलब क्या है, जैसे मान लो सपोज दैट कि एक चार्ज यहाँ तुमने रखा, दूसरा चार्ज तुमने यहाँ रखा, और ये हमारे पास पॉइंट, तो भाई इस जगह पे ये जो चार्ज है ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये जो चार्ज है ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, E1 और E2। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, जब आप इन दोनों का क्या करोगे, वेक्टर एडिशन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ना कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को। फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, डेंसिटी। डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हमें क्या बताती है, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ पॉइंट चार्ज या अराउंड अ पॉइंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे देखिए, बात को समझिए, मान लीजिए हमने यहां पे कोई चार्ज रखा, तो जब तुम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हो ना, ऐसे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे मानो ये अपने अंदर से लाइट रेज निकाल रहा है वैसे। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि डेंसिटी यहाँ चार्ज के पास में ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हो लाइंस की डेंसिटी कम होती जा रही है। डेंसिटी का मतलब उसकी क्लोजनेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताती है। जैसे ये E1 है, ये E2 है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि E1 बड़ा है किससे, E2 से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे क्या है बेटा, पास दिखाई गई है। बात समझ में आई। थर्ड प्रॉपर्टी में आ जाइए, चार्ज से क्या इसका लेना देना है, तो द फॉर पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट इनवर्ड। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहां पे मैंने बनाया, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कैसे होती हैं, अंदर की तरफ आ रही होती हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर आती हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जा रही होती हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज पे चर्चा करिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंटरसेक्शन। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है वाई लगा करके। ये वाला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाई लगा के, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज एट अ सिंगल पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही पॉइंट पे, जैसे मान लो जहां इंटरसेक्शन हुआ, ये वाली लाइन बता रही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए, ये वाली लाइन बता रही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए। अब बेटा एक ही पॉइंट पे नेट तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, अलग अलग डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता। बात समझ में आई। तो एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। दैट मीन्स कि दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है आपको। क्लोज लूप ये नहीं बनाती हैं, क्योंकि अगर क्लोज लूप अगर ये बनाएंगी, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दी, ऐसे, ये क्लोज लूप हुआ, तो ये गलत है। क्यों? बिकॉज यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये वाले लाइन के हिसाब से क्या है, पॉजिटिव चार्ज,
और इस वाले लाइन के हिसाब से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब एक ही जगह प्लस माइनस दोनों चार्ज होगा तो वो तो न्यूट्रलाइज करके कोई नेट चार्ज बना देगा, तो दैट मीन्स उस नेट चार्ज के हिसाब से लाइंस बननी चाहिए, राइट। यहाँ पे लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती। और वैसे इसका एक और वजह होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, अगर क्लोज लूप बना देंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड नहीं रह पाएगी। बस आप इसको याद रखिए, बाकी इसकी डिटेल में हम नहीं चलेंगे अभी, अदरवाइज टाइम ज्यादा लग जाएगी। नेक्स्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो तरह का चार्ज नहीं हो सकता, सिंपल वाली। और दूसरी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। उसके बाद ओरिजिन एंड टर्मिनेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट एट द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। मतलब कि अगर कहीं पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का चार्ज आपने रख दिया है तो प्लस से लाइन निकलेगी और माइनस पे टर्मिनेट होगी। ये प्लस से लाइंस निकलेगी, माइनस पे टर्मिनेट होगी। अट्रैक्शन, अच्छा देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस भी ठीक उसी तरीके से अट्रैक्शन रिपल्सन शो करती हैं जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स करता है। पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन होता है फोर्स वाइज, तो लाइंस भी अट्रैक्ट कर रही है, भाई इसकी लाइंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ऐसे समझ सकते हो। वैसे ये लाइंस जो बनी हुई हैं दोनों की वजह से बनी हुई है, किसी एक चार्ज की वजह से नहीं बनी हुई है, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बनती है, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी, कितनी लाइंस तुम बनाओगे किसी भी चार्ज से, तो किसी भी चार्ज से जो लाइंस आप दिखाते हैं वो चार्ज की वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज है 2 कूलम्ब का और इससे सपोज दैट आपने, वैसे तो इनफाइनाइट लाइंस बनती है बट डायग्राम बनाते समय हम तो कुछ लाइंस ही बना पाएंगे। मान लो आपने 8 लाइनें दिखा दी, अब मैं कह रहा हूं कि बेटा 6 कूलम्ब का चार्ज है, लाइंस दिखाओ, या -6 कूलम्ब का चार्ज है, लाइंस दिखाओ। तो 6 कूलम्ब का चार्ज होगा, तो अब तुम देखो 2 में 8 दिखाए हो तो 6 कूलम्ब 3 गुना हो रहा है, यानी 24 लाइनें दिखाओगे। हाँ, अगर प्लस माइनस का चक्कर हुआ तो प्लस की वजह से बाहर है, माइनस की वजह से अंदर हो जाएंगी, रहेंगी 24 ही। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनका नंबर जो है वो चार्ज की वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपको डायग्राम एग्जाम में बनाने को आता है, वो पहला ये है कि अगर प्लस माइनस चार्ज है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी, प्लस से लाइंस निकलेंगी, माइनस पे टर्मिनेट होंगी, ठीक है, ऐसे। ये आप देख लीजिए इस डायग्राम को, इसी तरीके से एग्जाम में बनाना है। ये अट्रैक्शन शो कर रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम देख करके समझ में आ रहा है कि लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। प्लस प्लस चार्ज है तो लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, यानी लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे चली जाएंगी। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है अगर तुम इन्हें ना भी बनाओगे तो चलेगा, वो डॉटेड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बाकी जो ये ब्लू कलर की लाइनें दिखाई गई हैं सिर्फ आपको यही लाइनें दिखानी है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इस तरीके से लाइनें देखो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। इसकी लाइन निकली, रिपेल कर गई, इसकी लाइन निकली, रिपेल कर गई, और ऐसे ही आप पूरी की पूरी लाइनें बना पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस माइनस चार्ज होगा तो लाइंस ऐसे बनेगी, प्लस प्लस चार्ज होगा तो लाइंस इस तरीके से बनेगी। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की लाइंस पूछी जाती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ लाइनें और देख लीजिए, जैसे प्लस माइनस का तो मैंने तुमको बताया ही। अब ध्यान देना, अगर दो मेटल की प्लेट हो, एक ऊपर और एक नीचे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। देखो ध्यान से, पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड। तो जैसे कैपेसिटर पढ़ेंगे हम आगे, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि दोनों जो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स होती है, उसमें आपको पता ही होगा, तो उसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाने का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देखिए एक प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट में क्या होगा, इंडक्शन होगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्लेट अगर बहुत पास होगी तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या अगर मान लो तुम अलग से कोई चार्ज नेगेटिव रख करके भी कर सकते हो ऐसा। तो यहां से जो लाइंस निकलेंगी, देखो अगर ये अकेला पॉजिटिव होता तो लाइंस कैसे निकलती, देखो ऐसे, इस तरीके से ऐसे निकलती हैं ये लाइंस। पॉजिटिव चार्ज अगर अकेला होता तो लाइंस ऐसे निकलती, बट वो प्लेट नेगेटिव है, तो उसने क्या किया, ये नेगेटिव प्लेट है तो इसने इन लाइंस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसने इन लाइंस को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। एक बात ध्यान रखना, मेटल के सरफेस पे, ये मेटल है ना, मेटल के सरफेस पे लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर बनती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है उस पे जाते समय लाइंस एक दूसरे के क्या दिखाई गई हैं, परपेंडिकुलर और नॉर्मल होती हैं। मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए ये हमारे पास मेटल का कोई कंडक्टर है, लाइंस गई अंदर जीरो, फिर बाहर निकल गई, ये ऐसे हो जाता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे अगर लाइन निकल रही है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और मेटल है तो यहाँ इधर की तरफ क्या आ जाएगा, इंड्यूस चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे फिर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये लाइंस प्लस वाली गई, माइनस पे टर्मिनेट हो गई, ये गई ऐसे मुड़ करके टर्मिनेट होंगी, 90 डिग्री बनाना है, ऐसे जाएंगी मुड़ करके, और यहाँ से फिर वो प्लस से निकलने लगेगी। मगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये वाली लाइन जो है वो देखो अट्रैक्शन होकर के फिर ऐसे पूरा तरीके से नहीं जा पाई क्योंकि वो थोड़ी दूर से जा रही है। तो मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं,
सॉरी मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। तो ये भी कुछ लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं, ये लाइंस आपको बनाने के लिए आ जाती हैं या बना बनाया आ जाता है, पहचानने के लिए आ जाता है कि कौन सा सही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही दिखाया गया है कि यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, दो प्लेट्स के बीच में कैसी लाइंस है बेटा, पैरेलल। मेटल के सरफेस पे लाइंस कैसे होती हैं, नॉर्मल, और मेटल के अंदर लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से लाइंस कुछ इस तरीके से बनती हैं, आप उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से लाइंस ऐसे बनती हैं, ये लाइंस भी बनाने के लिए आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस है तो लाइंस कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी। भाई देखिए प्लस है, ये माइनस है, ऐसे, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, तो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, मानो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर ऐसे बहुत दूर से है ना, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको बनाते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर चार्ज के नंबर सेम है तो लाइंस भी तुम सेम बनाओगे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम जानते होगे, प्लस माइनस चार्जेस जहां पे होते हैं साथ साथ, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वहां, यहाँ पे देखिए जितना चार्ज है यहाँ पे भी उतना ही चार्ज है। तो ये जो चार्जेस हैं इनकी जो लाइंस है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइंस ड्यू टू डाइपोल। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, और अगली बात है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कि जब कभी भी दो चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे होते हैं, इक्वल और अपोजिट, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। देखिए ये एक चार्ज है, एक चार्ज ये है, ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही छोटी होती है, 2l से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे, तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ये साथ साथ रहेंगे, दूर नहीं हो सकते, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइंड होता है, और वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, कोई भी चार्ज ले लो वैल्यू और लेंथ ले लो 2l, चार्ज इंटू लेंथ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, 2q, मतलब फार्मूला क्या बन जाएगा, 2ql। ध्यान रखना है कि ये 2l के साथ था, मतलब तुम ऐसे समझो चार्ज, कोई भी एक चार्ज और लेंथ का प्रोडक्ट क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन हम लोग मान के चलते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो फिजिक्स में यही एक डायरेक्शन है जो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, बाकी सारी डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल नेचर में बहुत जगहों पे चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है, जैसे HCl मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि Cl माइनस H+ एक साथ रहते हैं, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों के बीच की दूरी भी बहुत कम है, राइट। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, देखो ये प्रूविंग है जो एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है कि नहीं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स की प्रूविंग करनी है। देखिए इसमें दो केसेस बनती हैं, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। क्या मतलब है इस बात का, मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है, ध्यान से समझना, ये प्रूविंग है, -q + q, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l। अब हमारे पास एक कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, और वो जो पॉइंट है ये सेंटर से कुछ दूरी पे है, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आई। इस जगह पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट है वो यहां से r डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है हम लोगों ने क्या ले लिया, r डिस्टेंस पे ले लिया, ये पूरी डिस्टेंस r ले लिया, या x ले लो, चलो इस डिस्टेंस को तुम क्या ले लो, x ले लो, ठीक है। तो अगर इस डिस्टेंस को हम x मान लें, यहां पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, हमें इस पॉइंट पे क्या बतलानी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्टेंस सारी कहां से नापी जा रही है, डाइपोल के सेंटर से, बात समझ में आ रही है। डाइपोल के सेंटर से पॉइंट दिया हुआ है, डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी दिया हुआ है, 2l, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत ही आसान है, ये सबको आता है, बट फिर भी एक बार हम बता देते हैं क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो देखो बेटा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा आगे, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, आगे बनाएगा, बोलो सही है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, आगे। और अगर हम बात नेगेटिव चार्ज की करें, अगर हम बात नेगेटिव चार्ज करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, पीछे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, पीछे। तो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये है पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक बात और नोटिस किया होगा, ये जो पहला वाला है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बड़े वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, इसको छोटे क्यों, क्योंकि ये पहला चार्ज पास में है और दूसरा चार्ज दूर में है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब वहां निकालना होगा तो ई नेट बराबर, तुम क्या करोगे, E1 - E2, E1 मतलब इस प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 मतलब इस माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे। तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालिए, तो क्या लिखोगे, 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू कितना होती है बेटा, Q होती है, एंड डिवाइड बाई चार्ज से उस पॉइंट की दूरी। अब देखो ये x है, ये दूरी क्या है, L है, तो ये क्या होगा, x - L, तो क्या होगा x - L, और उसका करेंगे हम क्या, स्क्वायर।
ऐसे ही माइनस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये क्या आएगा 1/4πε0 और यहाँ आएगा Q डिवाइड बाई, चार्ज बिना साइन के रखते हैं, ध्यान रखना है ना, माइनस की वजह से डायरेक्शन डिसाइड होती है, वो हम कर चुके हैं। और पूरा यहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस लिखोगे तो वो क्या आएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, तो देखिए कॉमन है जो बाहर ले लीजिए, 1/4πε0 Q बाहर आ जाएगा, इनका एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस एल का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट आ जाएगा ये दोनों, और x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब आप इनका होल स्क्वायर करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, बीच में माइनस भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर वाले टर्म सारे कैंसिल कर जाएंगे और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो सिर्फ बनेगी कुछ इस तरीके से कि ई नेट बराबर 1/4πε0 Q, और ऊपर देखो यहाँ पे 2xl, यहाँ पे 2xl, दोनों जुड़ करके क्या बन जाएगा 4xl, और नीचे आ जाएगा बेटा, देखिए नीचे क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है, होल स्क्वायर पहले से ही था, ठीक है। अब इसी ये जो 4 लिखा है ना, इसको हम 2 × 2 कर सकते हैं और 2QL मिलके P बन जाता है, तो इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 1/4πε0, एक 2 इसका रह जाएगा और बचा हुआ बन जाएगा P 2P और x डिवाइड बाई, यहाँ आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे का क्या आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब इसमें एक केस बनती है फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो देखो बेटा, फॉर शॉर्ट डाइपोल अगर बात की जा रही है, अगर मान लीजिए शॉर्ट डाइपोल के बारे में बातचीत की जा रही है, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है ऐसा डाइपोल जिसकी लेंथ जो है वो बहुत छोटी हो गई x के रिस्पेक्ट में, लेंथ जो है वो डाइपोल की बहुत छोटी हो गई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट डाइपोल। अब जो है ये एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि एल बहुत छोटा है तो ये इग्नोर हो जाएगा, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो क्या बनेगी 1/4πε0, 1/4πε0 2px, x के पावर 4 है, एल स्क्वायर तो इग्नोर हो गया ना बिकॉज एल बहुत छोटा है, तो x के पावर 4 और ऊपर से x कटेगा तो क्या बनेगा 2p डिवाइड बाई एक्स क्यूब, 2p डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाँ इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, जो ये बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तरफ है, और बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही तो डाइपोल मोमेंट भी था इसका, देखिए इसका डाइपोल मोमेंट भी तो आगे की तरफ ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग वेक्टर p है, अलोंग वेक्टर p है। इसीलिए जब इसका तुम वेक्टर फॉर्म लिखते हो तो वेक्टर फॉर्म में ये डायग्राम, ये फार्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ई नेट वेक्टर बराबर 1/4πε0 2p वेक्टर डिवाइड बाई एक्स क्यूब वेक्टर, ठीक है। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ये है, बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है बेटा, आगे बढ़ लें, ठीक है। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, आप इस फार्मूले को देख सकते हैं, आना अल्टीमेटली आपको इतना ही चाहिए, और वो कहां से आया वो मैंने आपको करके दिखाया, ये उसकी प्रूविंग थी, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 2 इसका बनता है, और केस नंबर 2 बनता है एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर, यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इक्वेटर पे अगर कोई पॉइंट है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होती है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डाइपोल है, ये है -q, ये है +q, और इसके इक्वेटर पे यानी कि यहाँ पे इक्वेटर होता है कि बिल्कुल सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर लाइन, तो कोई पॉइंट है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस दे रखी है x, ये पूरी दूरी दे रखी है कितना 2l, हमें यहाँ पे निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इस निगेटिव की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो नीचे की तरफ होगी, अट्रैक्शन निगेटिव चार्ज अपनी तरफ लाइन्स लेता है, राइट। इस पॉजिटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो दूर होगी, ऐसे होगी, तो ये बन जाएगी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेंगी, इनका हमें क्या बनाना पड़ेगा वेक्टर एडिशन, इसको E2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये E1 था, ये E2 है, तो इसको E2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट। तो दोनों का हमें क्या करना होगा वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन जब करोगे ना तो एक बात ध्यान रखने की बात है कि जब हम E1 निकालेंगे, ये जो E1 है तो ये क्या आएगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाई, ठीक है, √ x² प्लस L² का होल स्क्वायर, √ x² प्लस L² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी L है, ये x है, तो ये
मतलब जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा बेटा, तो ये जो E1 की वैल्यू होगी वो क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q डिवाइड बाई ये रूट हट जाएगा और रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और आप अगर ध्यान से देखिए तो यही वैल्यू E2 की भी आएगी, यही वैल्यू E2 की भी आएगी। क्यों, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस भी तो सेम है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी तो वही बनेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चार्ज और डिस्टेंस दोनों सेम है, जो ये चार्ज था वही ये भी था, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। तो इनका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, बोलो सही है कि नहीं, इन दोनों के बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से होकर के रिजल्ट जाएगा, रिजल्टेंट यानी ऐसे जाएगा ये रिजल्टेंट ऐसे, ठीक है, ये रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा ये रिजल्टेंट कि ये जो नीचे से एंगल बनेगा यही एंगल ऊपर से भी बनना चाहिए, और ये डेफिनेटली ये जो लाइन होगी और ये लाइन जो होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे निकालोगे ई नेट ऐसे जाएगी, और ये ई नेट कैसे आएगी, तो इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका एक कंपोनेंट इधर, दोनों जुड़ जाएगा, बिकॉज अपोजिट कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे। देखो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन थीटा, नीचे वाला ये वाला, इसका नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा, वो भी ई साइन थीटा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस में होता है, दूसरा कंपोनेंट कैसे होता है, साइन में होता है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मान लो ये इसको क्या दिखाया था E2 E हो गई, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, ये एंगल थीटा था तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा, ई साइन थीटा। ऐसे ही जब दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, तो इसमें भी तो ये एंगल थीटा ही है, तो इसका भी एक कंपोनेंट नीचे की तरफ बनेगा और वो क्या बनेगा, ई साइन थीटा। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट कैंसिल कर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का कौन सा कंपोनेंट जुड़ेगा, ई कॉस थीटा, यानी ये दोनों का कंपोनेंट क्या जुड़ेगा, ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो क्या बनेगी, आंसर है 2E कॉस थीटा, 2E कॉस थीटा। तो आप ई की वैल्यू ये डाल दो, कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, ठीक। तो ई नेट बराबर 2, यहां आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा में क्या आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है बेटा L है, और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, L डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखना, इसको लिखा जा सकता है ई नेट बराबर 2QL को हम P लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा P डिवाइड बाई यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरे की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है और ये 1/2 है, तो मिलके क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। पावर क्या हो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये जो पूरा है इस पूरे की पावर क्या है 1 है, और रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, तो पावर क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। तो ये है हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस जगह पे आने वाली है, ठीक है। हाँ, अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करें तो ये एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, एल स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा क्योंकि एल बहुत छोटा होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगा P डिवाइड बाई एक्स क्यूब, वहां 2P आया था, यहां पे क्या आएगा P डिवाइड बाई एक्स क्यूब निकल करके आ रहा होगा, तो ये हमारे पास फार्मूला होगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखोगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो P के अपोजिट है, तो ई नेट पे जब वेक्टर आप लगाएंगे तो ये माइनस लग जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा P वेक्टर डिवाइड बाई एक्स क्यूब। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है ना। वेक्टर P जो है, देखो वेक्टर P इसका आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, ये प्रूविंग भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। आइए चलिए हम लोग आगे अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो हमने तुम्हारे लिए लिख रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई एक्स क्यूब जो है ये हमारे पास फार्मूला हो गया, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट अगली बातचीत जो हम करते हैं, तो नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कभी भी एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है जब क्या होता है, ठीक है बेटा। अगली टॉपिक सिलेबस के हिसाब से यही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, तो अपने सिलेबस में जो प्रूविंग है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, नॉन यूनिफॉर्म का सिर्फ हमको एनालिसिस करना है, तो वो हम अभी आपको बता देंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल चल जाएगा तो क्या होगा जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई। अब इसमें अगर हम लोग जो है वो डाइपोल कोई भी रख दें, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास डाइपोल, ये है हमारे पास डाइपोल, ठीक है। ये चार्ज हमने रख दिया -Q
और ये चार्ज हमने रख दिया कितना, प्लस क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा जरा समझिए बात को, अभी स्टार्ट। अच्छा, ये डाइपोल मोमेंट ऐसे आगे जाएगा तो ये एंगल थीटा हो गया, यानी थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया। अब हमको जो है समझना है कि क्या हो रहा होगा। तो देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमें पता है फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा, अभी आज ही की क्लास में पढ़ा था, और ये फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा, तो ये पीछे की तरफ फोर्स महसूस करेगा कितना, Q इंटू ई। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पूरे डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, यानी नो ट्रांसलेशन। यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपने जगह पे रहेगा, यानी कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, ठीक है, नो ट्रांसलेशन, यानी डाइपोल जो है वो रोटेट नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर रहा होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। बट अगर ध्यान से देखिए तो ये ऐसे है, फोर्स आगे लगा, ये पीछे लगा, तो इस पे आगे फोर्स जाएगा, इस पे पीछे फोर्स जाएगा, तो ये ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी है, यानी यहाँ पे एक टॉर्क आएगा, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिग्मा टाउ इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब देयर इज रोटेशन। तो ये क्वेश्चन अपने आप में पूछ दिया जाता है कि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह की मोशन शो करता है, ठीक है बेटा। तो रोटेशनल मोशन शो करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करेगा। अच्छा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो अभी एनालिसिस कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये फोर्स अलग होगा, ये फोर्स अलग होगा, क्योंकि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जब अलग अलग होगा तो नेट फोर्स जो जीरो आ रहा था इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और जब ये वैल्यू आएगी तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा होगा किसी एक तरफ, या तो आगे या तो पीछे, यानी वो ट्रांसलेशन भी शो करेगा और रोटेशन तो शो करेगा ही करेगा। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहा होगा। तो अब सवाल ये है कि जो टॉर्क है वो है कितना, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, टॉर्क की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो ऐसे समझिए कि ये है हमारे पास डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बीच से ऐसे दिखा रखी थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा रखी थी। अच्छा, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। तो आपको करना ये है कि हमें जो है दोनों फोर्स पता ही है, तो ये देखो ऐसे कुछ कर लेते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स हम लोगों को लेना होता है, टॉर्क अभी मैं बता रहा हूं क्या करना अपने को। ये ऐसे हमने कुछ अरेंजमेंट बना लिया, क्या बना लिया समझते हैं। देखो, इस पे फोर्स किधर लग रहा था, आगे लग रहा था, इस पे फोर्स किधर लग रहा था, पीछे, तो इसको कपल बोला जाता है, सही है, बात आपको पता है, कपल फॉर्मेशन। तो ये एंगल कितना था, थीटा था, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा, थीटा ही होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो जब हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट करना होगा तो कपल का टॉर्क निकालने का तरीका ही होता है, आपको पता होगा, कपल का टॉर्क निकालने का तरीका होता है कि टाउ बराबर कोई भी एक फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी एक फोर्स, इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स, तो कोई भी एक फोर्स है कितना, क्यू। और रही सवाल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो ये देखो, ये पूरी दूरी कितनी थी, ये पूरी जो डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये पूरी जो डिस्टेंस लिखी हुई है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी बताइए, 12 ही तो थी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, 12, ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस 12 थी, तो ये सामने ये एंगल थीटा है, तो ये सामने क्या होगा, 12 साइन थीटा। देखो ध्यान से, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गई ना, इसमें 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये परपेंडिकुलर गिराए थे, इसको आगे बढ़ाया, इसको परपेंडिकुलर गिराया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 साइन थीटा, दोनों फोर्स में से एक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यूई, तो क्यूई इंटू 12 साइन थीटा, क्यूई इंटू कितना, 12 साइन थीटा। तो अब हमारे पास कितना आएगा टॉर्क, देखो 2QL को मिलके P बोला जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, PE, और ये क्या बोला जाएगा, साइन थीटा। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, PE साइन थीटा, टॉर्क का फार्मूला होता है PE साइन थीटा। और हाँ, इस टॉर्क का वेक्टर फॉर्म जब आप लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर क्या आएगा, P क्रॉस E। इसका वेक्टर फॉर्म जब आप लिखते हैं तो ये P क्रॉस E निकल करके आता है, इसको ध्यान रखना है कि P क्रॉस E होता है, ना कि E क्रॉस P। तो टॉर्क की प्रूविंग भी आपके एग्जाम में आती है, आपको ये डायग्राम बना देना है और उसके बाद से ये जो है वो फार्मूला 2-4 लाइनें जो लिखी हैं वो बता देना। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किस तरह की मोशन करेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किस तरह की मोशन करेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे अब थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है सिलेबस के हिसाब से, गॉस थ्योरम वाली बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एरिया से पास होती हुई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ 2 शीट्स ले रखी है हमने और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। तो अगर एक एरिया सामने रखोगे तो ये लाइंस क्या कर रही हैं, उसको पेनिट्रेट करते हुए आ रही हैं, बट उसी एरिया को अगर आप रोटेट कर दोगे तो आप देख सकते हो कि कुछ लाइंस कम हो गई, इसमें से पेनिट्रेट करने वाली लाइंस क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे क्योंकि ये लाइन अब पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, ये ऊपर से कुछ लाइंस छूट गई तो वो भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, ये वाली लाइन, जबकि यहाँ पे सारी लाइंस पेनिट्रेट कर रही थी। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि किसी भी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करके गुजरती हैं वही क्या कहलाती हैं, उस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट अगर करना है आपको किसी भी एरिया का, जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, या फिर ये वाली एरिया है, तो ध्यान देना एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसे एरिया वेक्टर कहा जाता है। जैसे ये एरिया है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर किधर होगा, बताइए जरा मुझे। अगर ये एरिया है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरफ होगा, देखो ये इस तरफ होगा इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, बट इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर को हम, एरिया वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरिया वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कैप से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के होगा, यानी एरिया के पास में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, लाइंस भी उतना ज्यादा होंगी। एरिया के साइज से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ में एंगल किसके बीच का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। ध्यान देना एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है, ये है हमारी एरिया वेक्टर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो यहां पे लिखा जाता है थीटा बना करके, कॉस थीटा के फॉर्म में। फ्लक्स का फार्मूला ये बन जाता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एसआई यूनिट में 1 होता है, तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी का अंदाजा देती है, ये एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरे एरिया पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ऐसे लिखा जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो ये फ्लक्स ऐसे लिखा जाता है, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, और इसका लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन। भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो एरिया का एक छोटा सा पार्ट लोगे, उसका फ्लक्स निकालो, ऐसे सबका फ्लक्स निकाल के जोड़ दो, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। हाँ, इसका वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये बन जाता है ई डॉट ए, छोटा एरिया होगा तो डी ए और बड़ा एरिया होगा तो ए, एरिया वेक्टर, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या निकलता है, फ्लक्स की कैलकुलेशन, इसकी यूनिट होगी बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बातें जो हमको ध्यान रखना है। और अगर ये एरिया क्लोज्ड होती है तो फिर इसे ऐसे लिखा जाता है कि फाई बराबर इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया जाता है और इसे लिखा जाता है ई डी ए कॉस थीटा। तो ये होता है किसी क्लोज्ड एरिया से फ्लक्स के रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं और ये क्लोज सरफेस से फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, देखो गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करती है किसी भी क्लोज सरफेस से, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। ये ध्यान रखना है, गॉस थ्योरम किसी क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होती है, और ये कहती है कि कोई भी जो क्लोज सरफेस है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, राइट, तो इससे जो टोटल फ्लक्स निकलता है, चाहे अंदर आता है टोटल फ्लक्स, वो कैसे लिखा जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, अभी बताया था आपको, या ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा, जो भी कह लो। तो ये जो टोटल फ्लक्स है पूरे एरिया पे जब तुम निकालोगे ना, तो ये बराबर आता है सिर्फ और सिर्फ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस थ्योरम। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है एरिया के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है सिर्फ वो लेना है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ये यहाँ पे कोई चार्ज यहाँ है, ठीक है, कोई चार्ज यहाँ है, कोई चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई यहाँ है, ठीक है। तो हमें क्या लेना होता है, सिर्फ एरिया के अंदर का इनक्लोज्ड चार्ज ही लेना होता है। तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये है छोटा सा एलिमेंट, इस पूरे एरिया पे एक छोटा सा एलिमेंट जिसे डी ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसके बाद से ई से मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा, फ्लक्स, और इंटीग्रेट कर दिया पूरे पे तो टोटल फ्लक्स। तो ये टोटल फ्लक्स लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। और कोई भी क्लोज सरफेस जिसके लिए गॉस थ्योरम लगाते हो उसे गॉसियन सरफेस बोला जाता है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। जो हमारी गॉस थ्योरम होती है, गॉस थ्योरम जो होती है वो किसी भी तरह की क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होती है, और सिर्फ इनक्लोज्ड चार्जेज ही यहाँ राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। जबकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये सारे चार्जेस की कंबाइंड इफेक्ट से आती है, चाहे चार्ज बाहर हो, अंदर हो, चाहे जहां भी हो। सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लोगे वो सारे चार्जेस की आती है, मगर जो चार्ज यहां हम फार्मूले में लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज्ड चार्जेस ही लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस होती है, मगर चार्ज हम इस फार्मूले में क्या लिखते हैं, इनक्लोज चार्ज। देखो क्या होता है ना, चार्ज जब बाहर होता है तो इसकी लाइन एक तरफ से एंटर करती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है, तो उसका फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। इसीलिए बाहर वाला चार्ज यहाँ पे काउंट नहीं हो पाया, क्योंकि उसका नेट फ्लक्स जीरो ही बनने वाला है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े जीरो बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कुछ ना कुछ यहाँ बनाएगा ही, यहां भी बनाएगा, अंदर वाले चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी होती है। बात समझ में आ रही है। हाँ, गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन हम करते हैं
गॉस थ्योरम का जो हम एप्लीकेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए और फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। मगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्लोज सरफेस लेना पड़ता है और वो क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाता है। गॉसियन सरफेस, ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उस पॉइंट से पास होना जरूरी है जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, और गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मीनिंग अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलिए शुरू करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस में एक तो फ्लक्स निकालने वाला, तो डायरेक्टली सवाल होते हैं, कर ले जाओगे, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स आ जाएगा। बट ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, किसी सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसी स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जरूर तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, ये तीनों चीजें सिलेबस में, और सिलेबस में से कोई ना कोई तो तुम्हारे एग्जाम में जरूर आने वाला है। प्रूविंग्स की मैं बात करूं और फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, जो हमारे पास स्ट्रेट वायर कभी भी होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सामने है, ठीक है, ऐसे आती है। क्या है डायग्राम, समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रॉड है और इस पे इनफाइनाइट लेंथ की है, मतलब बहुत ही बड़ी लेंथ की है, देन कंपेयर टू अदर डिस्टेंसेस, मतलब हमारे पास ये रॉड है। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि जिसका कोई अंत ही ना हो। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो रॉड काफी बड़ी है और जिस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो वो बहुत पास में है, ठीक है। तो उस रॉड को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी जो पेन है, ये भी इनफाइनाइट रॉड के जैसे ट्रीट की जा सकती है, बशर्ते हम जो पॉइंट एकदम करीब ले रहे हो, एकदम इसके करीब, तो ये क्या मानी जाएगी, इनफाइनाइट रॉड मानी जाएगी। तो कभी भी कोई थिन इनफाइनाइट रॉड है, चार्ज कर दिया गया, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया, ऑब्वियस सी बात है चार्ज उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, लैम्डा कूलॉम्ब पर मीटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा कूलॉम्ब पर मीटर। अब एज्यूम करिए कि यहां से आर या एक्स डिस्टेंस पे, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से पास होता हुआ ऐसे एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमने अभी तुम्हें क्या बताया, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए, तो इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब चार्ज की दूरी सरफेस से बराबर होनी चाहिए, तो आपको सिलेंडर ही मानना पड़ेगा। तो सिलेंडर हमने माना, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है, ये जो सिलेंडर की लेंथ है वो हमने एल दिखा लिया। सिलेंडर की लेंथ हमने क्या दिखा लिया, एल। ये जो पॉइंट है, पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है। आपको ये शायद कम दिख रहा होगा, रुकिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, या दूसरा कलर का इस्तेमाल इसी में कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। देखिए हम लोग जो है देखो, ये रॉड लिया गया है इनफाइनाइट लेंथ की, रॉड की चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, लैम्डा कूलॉम्ब पर मीटर, ठीक। इससे रॉड से x दूरी पे यहां एक पॉइंट लिया गया है, ये दूरी कितनी है, x है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पीछे होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये E हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई, ये x ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई, तो ये हमारा पॉइंट है। और हमने यहां से पास होता हुआ ये क्या मान रखा है, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस जो है इसकी सिलेंड्रिकल शेप हमने लिया है, और इसकी लेंथ कितना ले लिया बेटा, एल ले लिया। सिलेंडर की लेंथ कितना ले लिया हमने, एल ले रखा है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, इस सिलेंडर के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। इस सिलेंडर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, देखना जरा, इंटीग्रेशन EDA कॉस थीटा फॉर द क्लोज सरफेस बराबर होती है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, सिलेंडर 3 टुकड़ों में मान सकते हो, एक ये ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, उसके बाद नीचे वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस मान सकते हो, ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस, और एक है इसकी कर्व सरफेस। इस सिलेंडर की एक तीसरी क्या है, कर्व सरफेस। तो अगर हम तीनों का फ्लक्स जोड़ दें तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। तो देखो, इंटीग्रेशन EDA cos 0 degree for the curve surface plus integration EDA cos 90 degree for the disk, जो डिस्क है ऊपर, उसकी ऊपर वाला डिस्क, ठीक है। cos 90 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे एरिया वेक्टर इस वाले जगह पे ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आगे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और एरिया वेक्टर ऊपर। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल दोनों के बीच का यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगी, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड सामने, क्योंकि वो तो रेडियल होगी, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। तो इसलिए 90 डिग्री, अगले में भी 90 डिग्री, EDA cos 90 डिग्री
और ये बराबर होना चाहिए क्यू इनक्लोज्ड, यानी सिलेंडर के अंदर का चार्ज क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एल है, लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखो कॉस 90 तो जीरो होता है ना भाई, ये वाला भी कॉस 90 क्या होगा, जीरो, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो, और ये कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना इस कर्व सरफेस पे हर जगह यूनिफॉर्म है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से, और तुम्हें कर्व सरफेस का ही सिर्फ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सॉरी, ये सर्कल नहीं दिखाएंगे अब की बार, क्योंकि कर्व सरफेस पे सिर्फ हम बातचीत कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन डी ए कर्व सरफेस, और बाकी का पार्ट ये क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लैम्डा एल कहां से लिखा, लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो एल लेंथ का चार्ज ही तो इसके अंदर है बस। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर सिर्फ कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा उसकी चार्ज डेंसिटी थी। तो अब ये देखिए, ये डीए का इंटीग्रेशन कर्व सरफेस पे जब करोगे तो कर्व सरफेस की एरिया आ जाएगी, और कर्व सरफेस की एरिया क्या होती है बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, 2 पाई आर एल है ना। कर्व सरफेस की एरिया क्या होती है, 2 पाई आर एल, आर की जगह एक्स लिया था तो एक्स लिख लीजिए, ठीक है, 2 पाई एक्स इंटू एल बराबर लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइड बाई एक्स। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के रॉड की वजह से, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही फार्मूला लिखा है 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा डिवाइड बाई एक्स। तो ये प्रूविंग है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आइए टाइम नुकसान नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रूविंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। सीट बोले तो एक होता है सीट, एक होता है प्लेट। सीट मतलब बहुत ही पतली होगी, और प्लेट का मतलब उसकी थिकनेस होगी कुछ इस तरीके से। कोई सीट है तो कुछ ऐसे होगी, देखिए ये हमारे पास सीट है, ये कोई सीट है, सीट पे चार्ज दे दिया तो इस पे चार्ज होगा बेटा सिग्मा कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहां इस सीट से यहां कुछ दूरी पे एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो x दूरी पे एक पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, देखो पता है, हम इस पॉइंट से पास होता हुआ एक सिलेंडर मानेंगे कुछ इस तरीके से, जो ये दिखाया गया पेनिट्रेटिंग सिलेंडर, ऐसे पेनिट्रेट करते हुए जाएगा, जितना इधर निकलेगा उतना ही बाहर निकलेगा, क्योंकि तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। अदरवाइज जो हमने पीछे बोला था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा गॉसियन सरफेस की रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होना चाहिए, वो नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने पेनिट्रेटिंग सिलेंडर मान रखा है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे आती इतना है, देखो ये सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को प्रूव करना है, ठीक है। सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी हो गया, एक्स पे डिपेंड ये नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्स पे डिपेंड नहीं करती। पिछले वाले फार्मूले में जो हमने किया था उसमें एक्स पे वो डिपेंड कर रहा था, ध्यान देना भाई। पिछले वाले फार्मूले में रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स पे डिपेंड कर रहा था। देखो ये तो कई बार इसका ग्राफ बनाने को आ जाता है, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखिए अगर ये एक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स से इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग इसकी बातचीत कर रहे थे, तो ये था हमारे पास कुछ ऐसे, फाइन। तो देखिए क्या करना अपने को, सबसे पहले इस सिलेंडर के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन वही ई डी ए कॉस थीटा, और बराबर होना चाहिए क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर से ही हम लोग ये फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो 3 टुकड़ों में निकालेंगे भाई। इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा फॉर द कर्व सरफेस, और इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की क्यों ना हम वैल्यू डाल दें, अभी समझ में भी आ रहा है कि थीटा क्या होना चाहिए। देखिए इस थीटा की अगर हम वैल्यू डाल दें, इस थीटा की अगर हम वैल्यू डाल दें कि इस जगह पे कर्व सरफेस के लिए, ठीक है, कर्व सरफेस के लिए थीटा कितनी होगी, कर्व सरफेस के लिए थीटा कितनी होगी, अभी अगर उसकी वैल्यू डाल दें, ये देखो तो ये जो कर्व सरफेस है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आगे, मगर एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। यहां पे एरिया वेक्टर भी आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे, दोनों के बीच का एंगल 0। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, एरिया वेक्टर भी पीछे, दोनों के बीच का एंगल 0। तो कहने का मतलब कि ये जो कर्व वाला है इसमें एंगल बनेगा 90 डिग्री। और जो ये डिस्क दोनों तरफ दिख रही है तुम्हें, ये जो डिस्क इधर वाली और इधर वाली जो दिख रही है, ये वाली डिस्क और साथ में ये वाली जो डिस्क है, ठीक है, तो इसके लिए एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे, cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 डिग्री, ये दूसरी वाली डिस्क है, और बराबर होना चाहिए क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज का मतलब है कि सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो सिलेंडर के अंदर ये वाला चार्ज ही तो आएगा,
जो यहाँ पे सीट के अंदर चार्ज होगा वही आएगा, और चार्ज है कितना, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर ये एरिया मैं ए मान लूँ, वही एरिया ए यहाँ भी होगी, वही एरिया ए यहाँ भी होगी, तो इसका मतलब ये जो अंदर का चार्ज है वो कितना है, सिग्मा इंटू ए एंड डिवाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन। कॉस 90 जीरो हो जाएगा, देखिए ये कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये जो पहला पार्ट बना ई इंटू ए बन जाएगा, दूसरा पार्ट भी क्या बन जाएगा, ई इंटू ए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस एरिया पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, और डी ए मतलब इसका एक छोटा सा पार्ट, तो इंटीग्रेट करोगे तो पूरा डिस्क बन जाएगी ये। अब पूरे डिस्क की एरिया हमने क्या मान रखा है, ए, तो ये क्या बन जाएगा, ई इंटू ए। अगले में भी क्या बन जाएगा, इस वाले में ई इंटू ए, और ये बराबर हो जाएगा किसके, सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कट जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी प्रूविंग है, ये डायग्राम है, ये फार्मूला है। इसमें जब तुम ग्राफ बनाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, हर जगह यूनिफॉर्म है, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब अगली बात कर लेते हैं, चलिए देखिए, ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी ये प्रूविंग। प्लेट की वजह से, देखो प्लेट में कुछ नहीं, सिंपल, जब तुम सिलेंडर बनाओगे तो एक एरिया यहां बाउंड करेगा, दूसरी एरिया यहां पे भी बाउंड करेगा भाई, दोनों तरफ जब ये जाएगा ना तो सरफेस पे दोनों तरफ कट मारते हुए जाएगा। इनफाइनाइट प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट का मतलब फिर से वही बात की, ऐसा नहीं कि जिसका अंत नहीं हो। प्लेट हमारा ये जो पाम है ये भी इनफाइनाइट प्लेट या सीट हो सकता है, बशर्ते जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो बहुत करीब हो। इसकी साइज के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है, पॉइंट की दूरी जब बहुत कम होती है तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट प्लेट या इनफाइनाइट सीट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी आपको वही सिलेंडर लेना पड़ेगा ऐसे ही पेनिट्रेट करता हुआ, और जब इस सिलेंडर के लिए तुम गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे फिर से सेम चीज रिपीट होगी। मैं उसी में करेक्शन कर देता हूं, तुमको बात समझ में आ जाएगी। देखो ये जो पिछला किया था ना, देखो सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा, सारी बातें। पहली लाइन एज इट इज रहेंगी, कहीं कोई चेंज नहीं, सिलेंडर वैसे ही लेना है, ये लाइन भी वैसे ही होगी, सब कुछ वही होगा। बस एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है बस, कि ये जो ए लिखा है बेटा ये 2a होगा, इस ए की जगह क्या होगा 2a। क्यों, क्योंकि वो आगे जब तुम इसको सिलेंडर को लगाओगे तो उस वाले केस में क्या हो रहा है, आगे भी एरिया बाउंड कर रहा है और पीछे भी एरिया बाउंड कर रहा है, तो 2a एरिया का चार्ज अंदर ले रहा है, तो यहां पे 2a आएगा, यानी ये ऊपर 2 आएगा और ऊपर 2 से 2 कट जाएगा, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा डिवाइड बाई, देखो ये आंसर आएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे किया था, तो प्रूविंग सेम है, आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी आएगी हम एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, बस एक में 2 लगा दीजिए, एक में नहीं लगाइए, क्यों लगा दीजिए वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल हो गई। आ जाइए लास्ट है टॉपिक, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल। इसमें 3 केस होती हैं, सेल का मतलब हॉलो स्फीयर, राइट। 3 केसेस बनती है बेटा। इसकी पहली केस एट अ पॉइंट आउटसाइड, फार्मूला तुम्हारे सामने है, ये होता है, क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल है, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई स्फेरिकल क्या दे रखा है बेटा, सेल दे रखा है, कुछ इस तरीके से हमारे पास सेल दे रखा है, सेल मतलब हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर हमको दे रखा गया है। अब इस हॉलो स्फीयर पे चार्ज दे रखा गया है, ठीक है, इस हॉलो स्फीयर पे चार्ज दे दिया गया, तो चार्ज इसके सरफेस पे ऐसे आ जाएगा, चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। अब जो है हमको इस हॉलो स्फीयर की रेडियस वगैरह तो कुछ ना कुछ दी ही होगी, तो रेडियस हम इसका मान सकते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और हमें क्या करना है, इससे x दूरी पे यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, और इस x दूरी पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देने की बात है कि चार्ज जो होगा वो कैपिटल Q होगा या स्मॉल q, जो भी लेना है ले सकते हो, कैपिटल Q चलो ले लेते हैं, या स्मॉल q दिया गया है उस फार्मूले में तो स्मॉल q हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका चार्ज हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल q ले लेते हैं, स्मॉल q चार्ज है। तो जो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बात समझ में, Q डिवाइड, ये R पे डिपेंड नहीं करेगी। अब वो Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ये जो लिखा हुआ है, देखो इस जगह पे Q क्या होगा, अगर हम Q को डिवाइड कर दें इसकी एरिया से, जो कि कितना होती है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा। तो Q की जगह तुम क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो Q है इसके जगह आप ये वाली वैल्यू डाल दीजिए, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह ये डालोगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बताइए, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर।
तो हमें सिग्मा के टर्म में भी आंसर पता होना चाहिए और चार्ज के टर्म में भी पता होना चाहिए। तो यही लिखा हुआ है ये सिग्मा के टर्म में, ठीक है। ये चीज किसके टर्म में लिखा हुआ है, सिग्मा के टर्म में लिखा हुआ है, और ये चार्ज के टर्म में लिखा हुआ है। सिग्मा का चार्ज का ये रिलेशन होता है, अगर आपको कोई भी एक पता है तो दूसरे में आसानी से स्विच किया जा सकता है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके हिसाब से हम निकाल पाएंगे। वैसे ये दोनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए क्योंकि फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। अब रही बात कि ये प्रूव कैसे होता है, ठीक है, वो सुन लीजिए। ये प्रूव कैसे होता है, देखो बेटा, सबसे पहले हम वही बात फिर से गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इस पॉइंट से पास होता हुआ एक स्फीयर मानेंगे हम ऐसे, एज एन गॉसियन सरफेस। ये है हमारे पास क्या, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इस पॉइंट से पास होता हुआ, ठीक है। ये है गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस कितनी एक्स है। अब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आगे होगी। एरिया वेक्टर भी किधर होगा, आगे ही होगा। ये है गॉसियन सरफेस, आप ऐसे बना देंगे, ये है गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए लगाओ गॉस थ्योरम। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए जब तुम गॉस थ्योरम लगाओगे तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे गॉसियन सरफेस पे यूनिफॉर्म है, इसीलिए हम लोग सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार कांस्टेंट हो, बाहर आ जाया करे। यही बात मैं शुरू में आपको बोल रहा था, थ्योरेटिकली गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस, आइदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, बट प्रैक्टिकली ये हमें फायदा कब देती है, जब हम गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर आ जाएगी और एंगल तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, 0 डिग्री होगा, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस डी ए कॉस 0 डिग्री, क्यू इनक्लोज का जहां तक सवाल है गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, तो ये टोटल चार्ज जो है वही होगा, एंड डिवाइड बाई कितना एप्सिलॉन। अब देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। डीए का इंटीग्रेशन, डीए क्या है साहब, डीए है इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी गॉसियन सरफेस की एरिया आ जाएगी, ध्यान रखना। तो पूरी गॉसियन सरफेस की एरिया क्या लिखी जाएगी, 4 पाई एक्स स्क्वायर। यहां पे अलर्ट रहने की जरूरत है, 4 पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि डीए मतलब गॉसियन सरफेस होता है, अपना सिलेंडर स्फीयर नहीं होता है, और तो ये इसकी जो रेडियस है वो एक्स है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो अब इस पूरे को उधर साइड कर दो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगा q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यही वो फार्मूला है जो यहाँ पे हमने लिख रखी है, ठीक है, और ये इसकी प्रूविंग है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसकी केस 2 की बात करते हैं कि अगर ये हमारा पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा जब क्या होगा, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस। ध्यान देना भैया, इसी में जरा ध्यान देना तुम, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है अगर यहां सरफेस पे आ जाएगा तो ये जो x की वैल्यू है वो r हो जाएगी। भाई ये पूरा x था वो किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में x की जगह क्या डाल दीजिए, r डाल दीजिए, इस फार्मूले में भी x की जगह क्या डाल दीजिए, r डाल दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे आएगी, मैं अगले पेज पे लिखना चाह रहा था बट यहीं पे लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे आएगी यहाँ पे आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और सिग्मा के टर्म में जब लिखोगे तो ये दोनों कट जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और नहीं याद है तो एटलीस्ट एक याद होना चाहिए, दूसरा तुरंत बनाने आना चाहिए। खासतौर से ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो कुछ ज्यादा ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। ये किसी भी स्फेयर के सरफेस पे भी है, और कोई मेटल का भी सरफेस है ना, जैसे स्फेयर के बजाय किसी भी शेप का सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी शेप का हो, इस पे चार्ज डेंसिटी तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है अगर, तो इसके किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पे भी वही लगता है क्या, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन, क्योंकि गॉस थ्योरम से ये भी प्रूव होता है। तो किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर चार्ज डेंसिटी तुम्हें पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है बेटा। तो सरफेस वाला आपको क्लियर हो गया, सरफेस के फार्मूले आप देख लीजिए, ये होंगे कुछ इस तरीके से, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अल्टीमेटली ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाइए इनसाइड की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इनसाइड में जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास स्फीयर है, स्फीयर पे तुमने चार्ज दे रखा है, स्फीयर पे तुमने ऐसे चार्ज दे रखा है, तो चार्ज तो स्फीयर पे दे रही है। अब कोई पॉइंट है जो यहां से यहां पे है, x दूरी पे पॉइंट है, तो यहां पे तुम गॉसियन सरफेस लोगे, ये है गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज आया ही नहीं, और गॉस थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा फॉर एनी गॉसियन सरफेस ये बराबर होती है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी आए, ये इंटीग्रेट करके कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ता है, ये इंटीग्रेट करके कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, क्यू इनक्लोज इज जीरो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे रिजल्ट जीरो, पूरा ये इंटीग्रेट करके जो भी आएगा उस साइड भेजोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी, जीरो। तो स्फेरिकल सेल या कोई भी कंडक्टर, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही क्या होती है, जीरो होती है,
किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही क्या होती है, जीरो होती है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाती है, बट एक टॉपिक मैं आपको अपने तरफ से बता देता हूं, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक अपनी तरफ से, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक नाम का एक टर्म होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक होता है कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर लिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो, जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके अंदर जाती है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड थे चारों तरफ, वो पीछे शिफ्ट होने लगेंगे। तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के आने लगते हैं और इस तरफ बदले में क्या आने लगता है, पॉजिटिव चार्ज। वही इंडक्शन जैसे होता है वैसे ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बदले में चार्जेस अरेंज हुए, इंड्यूस हुए। अब ये चार्जेस पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है नीचे की तरफ, तो अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगती है। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगती है कितना, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, ठीक है, ई इंड्यूस्ड। तो कंडक्टर सॉरी डाइलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और वो ऐसे लिखी जाती है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस से लिखी जाती है। जब यही कंडक्टर हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के बजाय क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के बराबर हो जाती है। क्यों भाई? ड्यू टू सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो ये दोनों जीरो कर देगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। कोई भी कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में भी ये बात हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होती है। एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, क्योंकि अलग अलग तुम सोचोगे तो एग्जिस्ट करती हैं, एक्सटर्नल होती है, इंड्यूस होती है, बट अलग अलग जीरो होती है, ठीक है बेटा। तो ये सारे फार्मूले थे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। आप इनको रिकॉल करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे होंगे जिनमें इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।